जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी अमर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा में जी.एस. सुधा बुक से मिडवल हिस्ट्री को स्टार्ट किए थे और हम लोग तुर्कों, अरबों और गोरों के आक्रमण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। किस तरीके से अरबों में जो था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, उसके बाद जो था मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है और किस तरीके से मोहम्मद गौरी यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में जो कि एक प्रकार की सफलता प्राप्त करता है। और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में एक बार गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा तबीयत का इशू है, अगर आवाज़ थोड़ी सी अगर गड़बड़ जा रही हो तो इसको आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगेगा। आज की बहुत मज़ेदार क्लास है। तो ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे जो एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि एग्जाम है उसके लिए सफल साबित होगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। गुलाम वंश या ममलूक वंश कहा जाता है। जो गुलाम वंश था ना, गुलाम वंश जब मोहम्मद गौरी यहाँ भारत पर विजय करता है तो मोहम्मद गौरी के साथ उसके 3 गुलाम आए थे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक याल्दोस और कुबाचा नाम के उसके साथ 3 जो थे उसके गुलाम थे। तो वे यहाँ पर आते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? रामलाल खोखर में उसकी मृत्यु होती है। वहाँ पर जो थी इसकी मृत्यु हो जाती है। रामलाल खोखर ने उसकी मृत्यु मतलब हत्या की थी। दमयक नामक स्थान पर उसकी मृत्यु होती मोहम्मद गौरी की। तो उसके बाद उसके जो गुलाम थे वे यहीं पर भारत में रह जाते हैं और उसके सत्ता को जो थी उसके साम्राज्य को स्थापित करने में एक तरह की भूमिका निभाते हैं। तो देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, 1206 ईस्वी में इसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश की नींव डालता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था तथा मोहम्मद गौरी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था तथा मोहम्मद गौरी के समय यह दिल्ली का गवर्नर भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। क्या होता है जिसका अर्थ लाखों का दान देने वाला? लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि लाख बख्श की उपाधि किसको, मतलब कौन धारण किया था, किसको लाख बख्श भी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। कुरान खां क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कुरानों का अध्ययन करता था, कुरानों का पाठ करने वाला था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी भी होता है, यानी कि चंद्रमा का स्वामी ये कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की सबसे शुरुआती मस्जिदों में से एक है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण कराया था? एक कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण कराया था इसने जो था कुतुब मीनार की स्थापना कराई थी और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था। तो ऐसे ऐसे कुछ इसके जो थे इम्पोर्टेंट काम थे, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अभी आगे मिलेगा भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं है, आगे मिलेगा, इसमें दिया होगा। किताब इतनी अच्छी है तो दिया भी होगा। देखिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 ईस्वी में और 1198 के बीच बनवाई गई थी क्या? वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अर्थ है इस्लाम की ताकत। यह कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में बनी हुई है। कहाँ? कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये बनी हुई है। नेक्स्ट है लाल और पीले बलुआ पत्थर से बनी कुतुब मीनार भारत में सबसे ऊंची मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में पहली मंजिल तक मीनार की नींव रखी थी। ठीक है। देखिए कुतुब मीनार 1 मंजिल की तो है नहीं, ये 4 या 5 मंजिल का है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट मुझको याद नहीं आ रहा 5 मंजिल का है कि 6 मंजिल का है, बट ये 5 मंजिल के आसपास है। तो इसमें 1 मंजिल जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, स्टार्टिंग में उसकी नींव रखी थी। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसके सम्मान में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। ठीक है। बाद में उसके उत्तराधिकारी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का
दामाद भी है और उसका उत्तराधिकारी भी है, जो 1211 से 36 तक दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। इसके द्वारा इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी गई, यानी कि 1 मंजिल तो वो बनवाया था, 3 मंजिलें ये जुड़वाता है। ठीक है, इस तरीके से मीनार के विभिन्न स्थानों पर अरबी और नागरी अक्षरों में कई शिलालेखों से कुतुबुद्दीन के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, प्रांगण में लौह स्तंभ पर 4वीं शताब्दी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक शिलालेख है। ठीक है, जिसके अनुसार चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की स्मृति में विष्णु पद के नाम से जानी जाने वाली पहाड़ी पर स्तंभ को विष्णु ध्वज के रूप में स्थापित किया गया था। ये उसके अंदर जो थे, प्रांगण के अंदर ये लेख लिखे मिले थे, जो कि ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत में लिखे मतलब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए मैं जो बोल रहा था 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन की मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, भारत के अजमेर या राजस्थान में स्थित है। एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। किससे की थी? इल्तुतमिश से अपनी शादी की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसका सेनापति था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन को कहाँ दफनाया गया? तो कुतुबुद्दीन को लाहौर में दफनाया गया, क्योंकि लाहौर ही उसकी राजधानी थी। ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी कुतुबुद्दीन की राजधानी, तो उसको लाहौर में दफनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह जो था ये अच्छा शासक नहीं माना जाता है, इसीलिए इसकी मृत्यु जो इसकी हत्या कर दी, इल्तुतमिश के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और वह स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके वह स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब अगला शासक है इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। आइए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। देखिए, जब मोहम्मद गौरी जब शासक था तो उसके समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली का गवर्नर था, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक गुलाम वंश की स्थापना करता है और पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत पे अपना जो था वर्चस्व स्थापित करता है। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए। तो उसका उत्तराधिकारी आराम शाह उसकी गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह योग्य शासक नहीं था। उसकी हत्या कर देता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसकी हत्या करके स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और जब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है उसके पहले वो क्या था? वो बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश जो था ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वैसे तो दिल्ली सल्तनत जो था गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इसके पहले वो आता है, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, फिर क्या था? वह एक इल्बरी तुर्क था। क्या था? इल्बरी तुर्क था। ये तुर्क की प्रजाति है, इल्बरी तुर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने राज्याभिषेक के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया था। ये अली मर्दान खान जो था ये इसने बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर लिया था अपने आप को। फिर इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। ठीक है, ये देखिए, जब राजधानी दिल्ली में आती है तभी तो दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से एक अपनी नींव रखती है, और इसीलिए इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, जैसे मैं पहले आया, मान लीजिए मैं किसी क्षेत्र में आया हूँ, मैं उस क्षेत्र में काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस क्षेत्र में उतना अच्छा काम नहीं किया है, और कोई मेरे बाद आता है, जैसे आप मेरे बाद आए उसी क्षेत्र में, लेकिन आप मुझसे अच्छा काम किए, मुझसे बेहतर काम किए, तो आपका श्रेय ज़्यादा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इल्तुतमिश जो था ये राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आता है, और दिल्ली सल्तनत, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे है कि सबसे पहले दिल्ली के पास इल्तुतमिश के कुछ साथी अधिकारी भी उसके अधिकार को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे तथा राजपूतों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का अवसर मिला।
ठीक है। इसके बाद क्या मिलता है, कालिंजर, ग्वालियर और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र जिसमें अजमेर एवं बयाना शामिल थे ने सफलतापूर्वक स्वयं के तुर्की के प्रभुत्व से मुक्त कर लिए। देखिए, जब वह पहले कहाँ पर शासक था, पहले पूरा शासन प्रशासन लाहौर में चलता था, लाहौर राजधानी थी। अब एक जगह से जब शासन प्रशासन वहाँ से हट के कहीं नई जगह जाएगा, जैसे लाहौर से हट के दिल्ली आया, और जब दिल्ली आता है तो एक बार नई जगह पर थोड़ा सा अपना वो स्थापित करने में समस्या होती है। तब इस समय जब इल्तुतमिश दिल्ली लेकर आती है, राजधानी को दिल्ली लेकर आता है, तो उस समय उसके साथ ही अधिकारी भी जो थे, जैसे तब बदायूं का गवर्नर था, दिल्ली का गवर्नर था, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के गवर्नर बनाए जाते थे। तो जो उसके अधिकारी गवर्नर साथी थे, तो वो लोग जो थे वो भी इससे थोड़ा सा, मतलब कहने का इसकी इच्छाओं से जो थे वो लोग थोड़ा सा अपने आप को अनिच्छुक मानते थे। और राजपूत जो थे वो इस तरीके से जो था तुर्की शासन से अपने आप को मुक्त घोषित कर लिए, जिसमें से कालिंजर, ग्वालियर और पूर्वी राजस्थान के जो कुछ क्षेत्र थे वो सफलतापूर्वक स्वयं को तुर्की साम्राज्य से मुक्त कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखने को मिलता है कि लगभग इसी समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर, बयाना और अजमेर, नागौर को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। फिर उसके बाद इल्तुतमिश तुरंत उसी पर तत्काल प्रभाव लेता है, एक्शन में आता है और उसको फिर अपना बनाने के लिए कदम उठाता है। और कुछ जो था उसके द्वारा क्या देखने को मिलता है कि अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान इल्तुतमिश का ध्यान उत्तर पश्चिम पर केंद्रित था। ख्वारिज़्म शाह द्वारा गजनी की विजय के साथ उनकी स्थिति के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1221 ईस्वी में ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल सेना जब दिल्ली तक आ गई तो उसने मंगबरनी को शरण न देकर अपने राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। कौन ये काम करता? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो मंगबरनी को शरण नहीं देता है, वो बल्कि मंगोलों से अपने राज्य को बचाने के लिए वो कदम उठाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो अपने आप को गुलाम मानता था, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कभी भी वो खलीफा या सुल्तान बनने मतलब सुल्तान बनने की इच्छा उसके अंदर नहीं थी। वो गुलाम की तरह, जैसे एक गुलाम होता है कि वह अपने राज्य का रक्षा करता, उस तरीके से वो मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में ही दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है, जब पहला शासक होता है, ये खलीफा कौन रहता था उस टाइम? जो गजनी में जैसे मोहम्मद गौरी वहाँ से आया था, तो वहाँ जो राजा रहता था उसको खलीफा कहते थे। जैसे बगदाद में जो राजा रहता था उसको खलीफा कहते थे। तो बगदाद के खलीफा से ये सुल्तान पद की स्वीकृति करता है कि मैंने यहाँ दिल्ली में ऐसे ऐसे शासन व्यवस्था स्थापित की है, अब मैं अपने आप को यहाँ का सुल्तान घोषित करता हूँ, आपकी क्या राय है? तो उसके बाद यह यहाँ का सुल्तान जो था बनता है। पहला सुल्तान इल्तुतमिश जो था ये पहला शासक था। ठीक है। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। देखिए, पहला शासक धारण कर स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऐबक के साथ ही गुलाम कुबाचा ने खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और लाहौर तथा पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। जब वो दिल्ली आ गया था तो उसका ही साथी था गुलाम कुबाचा, और मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित हो जाता है और लाहौर और पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश के कुबाचा को मुल्तान से भी बाहर कर दिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमाएं एक बार फिर सिंधु तक पहुंच गई। पश्चिम में सुरक्षित इल्तुतमिश अपना ध्यान कहीं और लगाने में सक्षम था। ठीक है। इस तरीके से जो इल्तुतमिश था वो कुबाचा को भी मुल्तान से भगा देता है, विजय कर लेता है मुल्तान को भी, और इस तरीके से वो सिंधु तक जो था उसका विस्तार हो जाता साम्राज्य। दिल्ली पूरा उसके अंडर में है, उधर सिंध में, बंगाल, अजमेर, ये सब जो हिस्सा था लाहौर वाहौर का, वो भी वो अपने हिस्से में कर लेता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आता है उसने अपने पड़ोसियों पूर्वी बंगाल के सेना शासकों और उड़ीसा तथा कामरूप के हिंदू शासकों के क्षेत्रों पर छापे मारी। देखिए, अब भी वो शांत नहीं बैठता है। अब जो था वो पड़ोसियों जैसे पूर्वी बंगाल के सेना शासकों, उड़ीसा में जो भी शासक थे, हिंदू शासक जो भी थे, उनके क्षेत्रों पर अब वो युद्ध करने लगा, उन पर छापा मारने लगा। ठीक है। फिर क्या देखने को मिलता है? बंगाल और बिहार में इवाज नाम के एक व्यक्ति जिसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। देखिए, एक था, कौन था? इवाज नाम का व्यक्ति था, वो सुल्तान गयासुद्दीन, अपने आप को गयासुद्दीन सुल्तान की उपाधि धारण करके वो स्वतंत्र घोषित कर देता है बंगाल और बिहार को। ठीक है। फिर 1226 से 27 में लखनौती के निकट इल्तुतमिश के पुत्र के साथ युद्ध में इवाज पराजित हुआ और मारा गया।
फिर बंगाल और बिहार एक बार दिल्ली सल्तनत में आकर दिल्ली के प्रभुत्व में आ गए। देखिए, बिहार और बंगाल को इवाज नाम के व्यक्ति ने उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया कि बिहार और बंगाल का शासक मैं हूँ, मैं सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता हूँ और अब बिहार और बंगाल मेरे शासन के अधीन है। लेकिन इल्तुतमिश जो था ये अपने पुत्र के साथ मिलता है और लखनऊती के निकट जो है एक युद्ध होता है जिसमें इवाज जो था वो पराजित हो जाता है और बंगाल और बिहार एक बार पुनः जो थे दिल्ली के प्रभुत्व में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, दिल्ली में शामिल हो जाते हैं। फिर क्या देखने को मिलता है, उसने रणथंभौर और जालौर के विरुद्ध अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अभियान चलाया था। ठीक है, उसने मेवाड़ की राजधानी नागदा उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर पर भी हमला किया, लेकिन गुजरात की सेनाओं के आगमन पर उसे पीछे हटना पड़ा। प्रतिशोध के रूप में इल्तुतमिश ने गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ एक अभियान चलाया, लेकिन इसे नुकसान के साथ खदेड़ दिया गया। ठीक, चालुक्यों के खिलाफ इसने युद्ध का अभियान चलाया था, लेकिन यहाँ भी इसको विजय प्राप्त नहीं हुई। चालुक्यों ने इसको खदेड़ दिया था, इसको बाहर भगा दिया। ठीक है, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क और अमीर तथा गुलाम का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी है। तुर्कान चहलगानी नामक संगठन किसने बनाया था, तो इसका निर्माण करने वाला कौन था, इल्तुतमिश था। इसमें क्या होता था, इसमें 40 तुर्क थे जो अमीर थे, तो इनको जो था जैसे गुलाम थे, अमीर थे, इन्हें 40 तुर्कों को मिलाकर एक तुर्कान चहलगानी बनाया जाए। जिस तरीके से मंत्री परिषद नहीं होता है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में कुछ सदस्य होते हैं, वो अपनी राय देते हैं, उसी तरीके का मान लीजिए उसी तरीके से था ये राजा को जो थे, शासक जो था, उसको ये लोग अपना जो था विचार विमर्श देते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, इल्तुतमिश ने जारी किए। इस समय चांदी के सिक्के को टंका तथा तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टंका और जीतल। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। नसीरुद्दीन महमूद का सुल्तानगढ़ी का मकबरा कुतुब मीनार से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसे वर्ष 1231 में इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े पुत्र और नसीरुद्दीन महमूद के अवशेषों पर बनवाया था। नसीरुद्दीन महमूद कौन था, वो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र था, उसी के अवशेषों पर यह मकबरा बनवाया गया था, जो कि कहाँ है, तो कुतुब मीनार से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। देखिए, 3 मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया था, 4 मंजिले का कुतुब मीनार है। तो पहला मंजिला जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव डाली थी और इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। ठीक है, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। इस प्रथा के अंतर्गत सभी सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। इक्ता प्रणाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्ता प्रणाली किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था, जिसमें क्या दिया जाता था, पैसा ना देकर, वेतन ना देकर उनको भूमि दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। कब होती है, 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने स्वयं 1235 ईस्वी में करवाया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, कौन, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। यह भी अयोग्य शासक था और शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया। किसको बैठाया, रजिया सुल्तान को, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान, माना जाता है कि रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। कौन थी, पहली मुस्लिम महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान को माना जाता है। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया सुल्तान की शासनावधि 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। ठीक है, आगे क्या देखने को मिलता है, वह पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा तथा कुलाहा यानी कि कोट और टोपी पहनकर दरबार में आने लगी। उसने अपने अबिसिनियाई गुलाम जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। किसको किया था, जलालुद्दीन याकूत को जो था ये अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। ठीक है, रजिया सुल्तान ने भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से शादी की थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। कहते नहीं है कि रजिया गुंडों के बीच में फंस गई, तो वही थी कि रजिया जो थी वो डाकुओं के द्वारा उसका हत्या कर दी गई थी। ये यहीं से निकल के आया कि रजिया गुंडों के बीच फंस गई। फिर क्या देखने को मिलता है, रजिया के बाद
मुइजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बने, परंतु उनका शासन कम समय तक रहा और अंततः 1246 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बनता है। कौन बनता है? नसीरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनता है। बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया और उसे उलूग खां की उपाधि प्रदान की। उलूग खां की उपाधि कौन धारण किया? तो ये नसीरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। ठीक है। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना और बलबन जो थी दिल्ली सल्तनत पर एक बार बलबन बैठता है और बलबन इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में लेता है। ठीक है। बलबन के बारे में देखते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। फिरदौसी ने शाहनामा में उसे अफरासियाब वंश से संबंधित बताया है। अफरासियाब वंश से संबंधित बताया है। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने कई बार दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखने को मिलता है, बलबन ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। देखिए, जो 40 तुर्क अमीर जो तुर्क के चहलगानी था, ये जो 40 अमीरों का जो संगठन था, ये क्या करता था? ये जो भी शासक शासन में बैठता था उसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचता था। अगर शासक के चीज़ें इसको नहीं समझ में आती थी तो उस पर विवाद विचार करता था। तो इस तरीके से बलबन जो था ये काफ़ी एज में बैठता है गद्दी पर। ये शायद 75 के आसपास ऐसे के एज में बैठता है गद्दी पे। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले उसी को समाप्त कर देता है, 40 से चहलगानी को ही समाप्त कर देता है ताकि ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच पाए। जब ये समाप्त हो जाता है फिर उसके बाद क्या मिलता है कि बलबन ने सिजदा यानी कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना और पैबोस सुल्तान के पैर चूमना नामक प्रथा चलाई थी। ठीक है। ये बलबन के द्वारा ये क्वेश्चन बनता है, सिजदा और पैबोस नामक प्रथा किसने चलाई थी? तो ये बलबन ने चलाई थी। फिर क्या बलबन वह स्वयं को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया तथा नियाबते खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। क्या मानता था? जिल्ले इलाही और नियाबते खुदाई मानता था। कौन? बलबन। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। क्यों? क्योंकि ये जो था ये दूसरे तुर्क से संबंधित था। ये अपने आप को ये दिखाने के लिए ये फारसी त्यौहार और नवरोज जो था, जब फारसी त्यौहार नवरोज है इसको इसने मनाने की आरंभ किया। ठीक है। बलबन ने दीवाने बिजारत नामक यानी कि वित्त विभाग की स्थापना की। फिर आता है बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? तो सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। ठीक है। कहने का मतलब ये अपने राज्य का विस्तार नहीं कर रहा था, ये जितना भी उसका राज्य था उसी को मजबूत कर रहा था। ठीक है। बलबन ने दैवीय राजस्व के सिद्धांत का समर्थन किया था। ठीक है। आगे देखने को मिलता है बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे। कौन रहता था? अमीर खुसरो रहता था। आगे देखते हैं। आंतरिक गड़बड़ी से निपटने तथा मंगोलों को खदेड़ने के लिए बलबन ने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना का गठन किया, जिन्होंने पंजाब में घुसपैठ की और दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आता, उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया और उन सैनिकों को पेंशन दी जो अब सेवा के लायक नहीं थे। यानी कि जो सेवा के लायक नहीं थे उनको हटा दिया और उनको पेंशन देने का कार्य भी किया था कि अब आप लोग सेवा लायक नहीं, आप लोग पेंशन के भुक्तभोगी हैं, तो उनको पेंशन देकर उनको हटा दिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है बलबन ने मेवातियों, राजपूत जमींदारों, गंगा जमुना दोआब और अवध के डकैतों से निपटने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। कौन सी? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो ये बलबन था। कौन था? बलबन था। दोआब और कटिहार जो आधुनिक रुहेलखंड का इलाका है में बलबन ने जंगलों को काटने, विद्रोही ग्रामीणों को समाप्त करने तथा पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया। ठीक है। फिर आगे क्या देखने को मिलता है? बलबन ने इन कठोर तरीकों से स्थिति को नियंत्रित करा। अपनी सत्ता की ताकत द्वारा लोगों को प्रभावित करने तथा उन्हें डराने के लिए बलबन ने एक शानदार दरबार का गठन किया गया। ठीक है। आगे क्या देखने को मिलता है? बलबन ने कई खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु अमीर के हस्तक्षेप के कारण कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया। किसको बनाया गया? कैकुबाद को सुल्तान बनाया। ये अमीर कौन थे? ये वही 40 तुर्कगानी वाले अमीर थे। ये इन्होंने हस्तक्षेप किया कि नहीं, ऐसे कैसे कैखुसरो को आप जो उत्तराधिकारी बना देंगे, कैकुबाद को सुल्तान बनाइए। फिर कैकुबाद सुल्तान बनता है। ठीक है। परंतु बाद में कैकुबाद के
पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया गया और शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स जो था ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्यूमर्स के संरक्षक जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? खिलजी वंश की स्थापना की। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब आगे देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश को देखेंगे। खिलजी वंश में क्या क्या है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश 1290 से 1320 यानी कि टोटल 30 साल तक खिलजियों का शासनकाल था तो दिल्ली पर। तो जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो खारी को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? अब ये दिल्ली से किलो खारी को अपनी राजधानी बनाता है। जलालुद्दीन खिलजी को कैकूबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की। शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। किसने? कैकूबाद ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है जलालुद्दीन ने केवल 6 वर्ष की अल्प अवधि तक शासन किया। उसके बाद बलबन द्वारा अपनाए कड़े नियमों को भी ढीला किया। ठीक है, बलबन जो था ना ये बहुत कड़े नियम लागू किए थे क्योंकि वो एज का काफ़ी ज़्यादा था तो डरता था। तुर्क के चहलगानी थे वो लोग से वो डरता था, इसलिए वो नियम जो थे ना उसके बहुत कड़े नियम थे। इस तरह से उसने इतने दिनों तक शासन कर पाया। ठीक है, अब जब जलालुद्दीन खिलजी आता है ना तो वो उसके नियमों को ढीला कर देता। ठीक, हालांकि जलालुद्दीन ने अपने प्रशासन में पूर्व कुलीन को बरकरार रखा किंतु खिलजी के उदय ने महत्वपूर्ण पदों पर कुलीन वर्ग में गुलामों के वर्चस्व को कम कर दिया। जो गुलाम थे उनके वर्चस्व को कम कर दिया। ठीक है, फिर क्या? वह सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया कि शासन जनता के समर्थन से चलना चाहिए। किससे? शासन जो होता है ये जनता के समर्थन से चलना चाहिए तथा चूंकि भारत में हिंदू आबादी अधिक है अतः यह सही मायने में इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। ये कौन मानता था? ये जलालुद्दीन खिलजी मानता था। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। कड़ा मानिकपुर कहाँ? इलाहाबाद में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी ये आता है खिलजी वंश से संबंधित अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी। इसके बचपन का नाम अली गुरसास्प था। कौन था? अली गुरसास्प। उसने सत्ता पाने में अपने चाचा की मदद की थी अतः जलालुद्दीन ने उसे अमीर ए तुजुक उत्सवों का शहंशाह नियुक्त किया। नेक्स्ट आता है 1292 में भिलसा जिसको विदिशा के नाम से जाना जाता है को अधीन करने के उपरांत कारा के साथ साथ उसे अवध का इक्ता प्रदान किया गया। वह आरिज मुमालिक युद्ध मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ था। ठीक है, आगे क्या था? वर्ष 1294 में पहली बार दक्षिण की ओर तुर्क साम्राज्य का विस्तार किया और देवगिरी को अपने अधीन किया। इस सफल अभियान ने साबित कर दिया कि अलाउद्दीन एक सक्षम सेनाध्यक्ष और कुशल योजनाकार है या कुशल योजनाकार था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। जुलाई 1296 में उसने अपने चाचा तथा ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन ने बलबन के शासन की निष्ठुर नीतियां पुनः अपनाने का निर्णय लिया। उसने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता छीनी और उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद किया। नेक्स्ट है उसे अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में कई विद्रोह का भी सामना किया। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक बर्नी, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? बर्नी है। तो बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने महसूस किया था कि इन विद्रोहों के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, गुप्तचर व्यवस्था की अयोग्यता। दूसरा, शराब का आम उपयोग। तीसरा, कुलीन के मध्य सामाजिक व्यवहार का आपस में विवाह संबंध। और चौथा, कुछ कुलीनों के पास अत्यधिक संपत्ति। ये उसको लगे थे, इसी के अनुसार जो था विद्रोह होता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसी को मानता है विद्रोह का कारण। फिर क्या देखने को मिलता है? इन विद्रोहों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ नियम बनाए और उन्हें लागू किया। उसने निश्चित किया कि वे परिवार जिन्हें मुफ्त में ज़मीन मिली हुई है वे अपने स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए करों का भुगतान करेंगे। इससे कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति होने पर रोक लग गई। ठीक है, सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया तथा उसे और प्रभावी बनाने के लिए समुचित उपाय किए। उसने अस्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। ये भी क्वेश्चन आता है कि अस्थायी सेना रखने और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था किसने की थी? तो
अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्या आता है, उसने राज्य में शराब और नशीले पदार्थों का प्रयोग वर्जित किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसने कुलीनों को आदेश दिया कि वे उसकी अनुमति के बिना सामाजिक समारोह व या अंतर विवाह न करें। ठीक है, इस पे भी उन्होंने रोक लगाया। फिर खिलजी की बाजार व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासन ने स्टार्ट किया था या किस शासन ने शुरू किया था। ठीक है, बाजारों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन के उपाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों में से एक थे। चूंकि अलाउद्दीन एक बड़ी सेना बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत कम निर्धारित कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में अलग अलग वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए थे। ये बाजार थे, पहला अनाज बाजार जिसको मंडी कहा जाता था, दूसरा था कपड़ा बाजार जिसे सराय अदल कहा जाता था, और तीसरा था घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए बाजार। ठीक है, ये अलग अलग से बाजार स्थापित करवाता था कि अलग अलग से बाजार लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखने को मिलता है कि कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अधीक्षक जिसको सहना-ए मंडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सहना-ए मंडी ये किसके शासनकाल में देखने को मिलता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सहना-ए मंडी नियुक्त किया गया, जिसकी सहायता एक गुप्तचर अधिकारी द्वारा दी जाती थी। सहना-ए मंडी अतिरिक्त अलाउद्दीन को 2 अन्य स्वतंत्र स्रोतों बरीद तथा मुहियान, बरीद कौन था, सूचना अधिकारी था, और मुहियान जो था ये गुप्तचर था, जो बाजार की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त होती थी। इनसे जो थे अलाउद्दीन खिलजी बाजार की डेली की रिपोर्ट जो था प्राप्त करता था। फिर क्या देखने को मिलता है कि दिल्ली बाजार में घोड़ा व्यापारियों और दलालों द्वारा घोड़ों की खरीद पर रोक लगाकर घोड़ों के बाजार में कम कीमतें सुनिश्चित की गई। जैसे जो व्यापारी थे और जो दलाल थे उन पर रोक लगा दिया गया, और घोड़ों की भी जो थी कीमतों में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है और काफ़ी कम कीमतों में अच्छे खासे घोड़े बिकने लगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दोआब क्षेत्र में भूमि कर निर्धारित के लिए भूमि की वास्तविक माप को आधार बनाने पर बल दिया। भूमि को वास्तविक माप को आधार बनाया। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य यह था कि गांवों के धनी और प्रभावशाली लोग केंद्रीय पास अधिक भूमि होती थी, कर का बोझ गरीब किसानों पर न डाल सके। अलाउद्दीन यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जमींदार वर्ग, जिन्हें खुद और मुकद्दम कहा जाता था, वो भी समानतः किसानों की तरह ही कर का भुगतान करे। ये अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रमुख कार्य थे। ठीक है, फिर क्या, उसने घरी कर नामक गृह कर तथा चरी कर नामक चारागाह कर लागू किया था। ये भी आता है क्वेश्चन, घरी कर और चरी कर किसने चालू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। ठीक है, उसने राजस्व एकत्र करने के लिए मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। साथ ही ग्रामीण जनता पर लगाए गए अनेक अन्य अवैध उपकरों को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन का उद्देश्य एक समान और न्यायसंगत राजस्व व्यवस्था लागू करना था, जिससे राज्य को स्थिर आय प्राप्त हो और शोषण पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या देखने को मिलता है कि घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखवाने की प्रथा किसने स्टार्ट किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान। गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत गुजरात से की। वह गुजरात की अत्यधिक संपन्नता और समुद्री तट के कारण आकर्षित था। गुजरात क्योंकि वह समुद्र के किनारे था, तो उसी से वो जो था संपन्न भी था गुजरात, तो इसी से प्रभावित हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वहाँ से अरबी घोड़ों की नियमित आपूर्ति संभव थी, जो उसकी सेना के लिए अत्यंत उपयोगी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1299 ईस्वी में उसके 2 प्रमुख सेनापति उलूग खां और नुसरत खां ने गुजरात पर चढ़ाई की। गुजरात के तत्कालीन शासक रायकरण युद्ध से बचते हुए भाग गया और खिलजी सेनाओं ने सोमनाथ मंदिर पर अधिकार कर लिया। भारी मात्रा में लूट हासिल की गई, यहाँ तक कि संपन्न मुस्लिम व्यापारियों को भी नहीं बख्शा गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे क्या था, इस अभियान में कई लोगों को गुलाम बनाया गया, जिनमें एक मलिक काफूर था जो बाद में खिलजी सेना का प्रमुख सेनापति बना और दक्षिण भारत में कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप गुजरात दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया था। कौन? गुजरात। गुजरात में ही इन्होंने जब मलिक काफूर को भी गुलाम बनाया था, तो मलिक काफूर जो बाद में जो था ये दक्षिण में कई अभियान करता है और विजयी भी रहता है। इसको जो था खिलजी जो था अलाउद्दीन खिलजी इसको अपना सेनापति बनाया था और इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान क्या है, इसमें गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपनी दृष्टि राजस्थान की ओर मोड़ी। उसका पहला लक्ष्य रणथंभौर किला था जो चौहान वंश के हम्मीर देव के अधीन था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पहुंचा और 1301 ईस्वी में किले को जीत लिया। फिर क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। देखिए इसके कुछ अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सल्तनत काल में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। कुछ कथाओं के अनुसार यह आक्रमण रानी पद्मावती की सुंदरता के कारण किया गया था। आप लोगों ने पद्मावती मूवी भी देखी होगी, उसमें दिया भी दिखाया गया कि जो अलाउद्दीन खिलजी था और रानी पद्मावती की सुंदरता से मोहित हो जाता है और इसी कारण वह जो था वहाँ पर चढ़ाई करता है। ठीक है, किंतु अधिकांश इतिहासकार इसे बाद की कल्पना मानते हैं, जिसका पहला उल्लेख मलिक मुहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में मिलता है। क्या? मलिक मुहम्मद जायसी की ये ग्रंथ है पद्मावत, उसमें इसके बारे में मिलता है जो मेवाड़ चित्तौड़ पर जो अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर, उसके बारे में पूरा रानी पद्मावती के बारे में, राणा रतन सिंह के बारे में, पूरी वहाँ की कहानी के बारे में लिखता है कौन? मुहम्मद जायसी मलिक मुहम्मद जायसी अपनी पद्मावत ग्रंथ में। ठीक है, फिर क्या देखने को मिलता है कि इसी समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान ने आम जनता के संहार का आदेश दिया और चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। यद्यपि अलाउद्दीन ने राजपूतों को पराजित किया, लेकिन उसने उनके राज्यों में प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया। राजपूत शासकों को कर भुगतान और सुल्तान के आदेशों का पालन करते हुए शासन करने का आदेश दिया गया। ठीक है, वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया अलाउद्दीन खिलजी ने, वहाँ पर राजपूत ही शासन करते थे, लेकिन वो लोग क्या देते थे? भुगतान के रूप में शुल्क देते थे सुल्तान को। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान में ज़्यादातर मलिक काफूर का नाम देखने को मिलेगा। तो दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 से 7 ईस्वी में उसने अपने विश्वस्त सेनापति मलिक काफूर, देखिए मलिक काफूर जिसको हजार दिनारी भी कहा जाता है, को दक्षिण विजय का दायित्व सौंपा। पहला लक्ष्य बगलाना था, जहां गुजरात का पराजित शासक रायकरण शरण लिए हुए था। जो गुजरात का इसका अभियान होता है, तो गुजरात का शासक जो था रायकरण, वो वहाँ शरण लिया था। कहाँ? बगलाना में। तो पहला अभियान जो था वो बगलाना में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया गया। उसने बिना अधिक संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान के दरबार में आदरपूर्वक सम्मानित किया गया। उसे राय रायन की उपाधि दी गई और गुजरात का एक जिला प्रदान किया गया और उसकी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या देखने को मिलता है नेक्स्ट? 1309 ईस्वी में, 1309 ईस्वी के बाद मलिक काफूर ने वारंगल पर चढ़ाई की। वारंगल जो वर्तमान में तेलंगाना है, चढ़ाई की, जहां राजा प्रताप रुद्रदेव ने कई महीनों के घेरे के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। तेलंगाना अभियान के दौरान राजा रुद्रदेव मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान करता। देखिए यहाँ से कोहिनूर हीरे का इतिहास स्टार्ट होता है। कोहिनूर हीरा राजा रुद्रदेव के पास था। जब मलिक काफूर वारंगल विजय करता है तो उसने जो राजा रुद्रदेव थे वो मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान करते हैं। इसके पश्चात काफूर के द्वारा समुद्र और मालाबार जैसे राज्य पांड्य राज्य तमिलनाडु पर अभियान किया और द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल तृतीय ने बिना युद्ध के कर देना स्वीकार कर लिया। जबकि पांड्य साम्राज्य ने प्रत्यक्ष संघर्ष न हो सका, लेकिन वहां भारी लूट फूट की गई। विशेषकर चिदम्बरम मंदिर को निशाना बनाया गया। देखिए जब पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में हर जगह अपना विजय करने लगा तो और सब राजा डर गए। कुछ जगह वो युद्ध अभियान करता था, युद्ध करने जाता था और डर के मारे राजा पहले ही सरेंडर कर देते। ठीक है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, आपको कर चाहिए तो हम कर देंगे, आपको जो चाहिए हम करेंगे। इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की।
ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया था। फिर है कि अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा तथा हौज खास एवं मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए सीरी का किला बनवाया था। ये देखिए क्या क्या बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा बनवाया था, हौज खास बनवाया था एवं सीरी का किला जो था 1304 में बनवाया था। ठीक है। फिर देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने के दरबार में अमीर खुसरो जैसे कवि थी। अमीर खुसरो को सितार का आविष्कार करने का श्रेय जाता है। सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो को सितार का आविष्कार करने का श्रेय जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो जाती है। फिर उसके बाद मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह खिलजी जो था ये कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आता था। ठीक है। और मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने की। किसकी? खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर फिर एक बार जो था तुगलक वंश की स्थापना होती है, तुगलक वंश की नींव पड़ती है और गयासुद्दीन तुगलक की मतलब अध्यक्षता में, यानी कि कहने का मतलब है गयासुद्दीन तुगलक जो था तुगलक वंश का पहला शासक बनता है। ठीक है। इस तरीके से आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।